नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 13 मई। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, किस राज्य में सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। तो आंसर है आंध्र प्रदेश में सी हैरियर म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। नए संग्रहालय में एक सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 स्थापित है। तो ये सी हैरियर क्या है, ये एक फाइटर जेट है SH-606। तो इसी का संग्रहालय स्थापित हुआ है आंध्र प्रदेश में। संग्रहालय के निर्माण में कुल 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह संग्रहालय लगभग 22,000 वर्ग फुट में फैला है। 2016 में डीकमिशनिंग के बाद सी हैरियर विमान को गोवा से विशाखापट्टनम पहुंचाया गया था और अब संग्रहालय या म्यूजियम बना दिया गया है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन के आगे जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली सरकार की विधायी तथा कार्यकारी शक्तियों का बयान करता है। ऑप्शंस हैं 239A, अनुच्छेद 239 AA, अनुच्छेद 246A या अनुच्छेद 241। तो देखिए ये तो होगी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का स्टैटिक क्वेश्चन। इसकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 239AA, आर्टिकल 239AA। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया गया। अब देखिए नौकरशाह मतलब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS IPS ये सब होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो उनके संबंध में एक फैसला सुनाया गया। इस संबंध में दिल्ली सरकार तथा उपराज्यपाल के बीच विवाद छिड़ा हुआ था। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार मतलब कि विधानसभा और उपराज्यपाल जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके बीच विवाद छिड़ा हुआ था नौकरशाहों के संबंध में कि नौकरशाहों के संबंध में फैसला कौन लेगा। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनके लिए अगर कानून बनाना है तो वो कानून कौन बनाएगा, इस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। अब नौकरशाही के संबंध में अधिकार जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने यह फैसला लिया। और लोक व्यवस्था, पुलिस और ज़मीन, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल लोक व्यवस्था, पुलिस और ज़मीन के अलावा हर चीज़ में चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए बात करें अगर दिल्ली की, तो भारत की राजधानी है दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1911 में दिल्ली राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा की गई थी कि राजधानी दिल्ली को बनाया जाए। 1912 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली को बनाया गया। 1911 में हुई घोषणा और 1912 में अप्लाई किया गया इस चीज़ को, दिल्ली राजधानी बनी थी। कोलकाता से राजधानी दिल्ली बनी थी। 1927 में नाम चेंज किया गया, नई दिल्ली। 1931 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1956 में दिल्ली बनी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। और 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शंस हैं भारत में, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये सम्मेलन 12 और 13 मई को आयोजित हो रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। भारत की ओर से कौन गया इसे अटेंड करने के लिए, तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। उद्देश्य क्या है, इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन महत्वपूर्ण राज्यों और क्षेत्र के प्रमुख समुद्री भागीदारों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने का प्रयास करता है। तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बात करें बांग्लादेश की, तो राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। दावकी भूमि बंदरगाह, ये मेघालय में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन हुआ है जो कि भारत और बांग्लादेश के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी ट्रेन्स चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस।
और बांग्लादेश और भारत के बीच एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, मतलब युद्धाभ्यास जो हम लोग कहते हैं, संप्रीति एक्सरसाइज एक होती है और एक मैनमती मैत्री अभ्यास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं ए एम नाइक, एस एन सुब्रमण्यम, राज सुब्रमण्यम, अमित क्षत्रिय। तो आंसर है एस एन सुब्रमण्यम। ये हैं एस एन सुब्रमण्यम जो स्थान लेंगे ए एम नाइक का। राज सुब्रमण्यम कौन है? इन्हें कुछ समय पहले प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त हुआ था। और अमित क्षत्रिय, अमित क्षत्रिय भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं नासा में, जिन्हें मून 2 मार्स प्रोग्राम का प्रोजेक्ट हेड बनाया गया है। चलिए आगे देखें। निदेशक मंडल ने 1 अक्टूबर 2023 से एस एन सुब्रमण्यम को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इनसे पहले ए एम नाइक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। लॉर्सन एंड टुब्रो के निदेशक मंडल ने ए एम नाइक को मानद अध्यक्ष का दर्जा देने का फैसला किया है। तो अब ए एम नाइक का स्थान लेंगे एस एन सुब्रमण्यम, जो लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त होंगे। बात की जाए लार्सन एंड टुब्रो की, तो स्थापना हुई 1946 में, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नवीन पटनायक या फिर रामनाथ कोविंद। तो आंसर है योगी आदित्यनाथ। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया। योगी आदित्यनाथ का यह अवार्ड उनकी ओर से योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने ग्रहण किया। और यह अवार्ड या फिर यह सम्मान क्यों दिया गया योगी आदित्यनाथ जी को? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म करके यूपी को भयमुक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को यह सम्मान दिया गया। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लगभग 22 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और लोकसभा देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सभी में मैक्सिमम सीट्स उत्तर प्रदेश के पास है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या ही उत्तर प्रदेश के पास है। लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है, विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100 सीट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत के कितने प्रतिशत ग्राम ODF+ घोषित हो चुके हैं? ऑप्शंस हैं 40%, 45%, 50% या 60%। तो आंसर है 50%। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत के आधे गांवों ने 50% गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है, ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस का दर्जा। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले स्थान पर है, जहां के 100% गांव ODF+ घोषित हो चुके हैं। उसके बाद है कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। बात की जाए छोटे राज्यों में तो है गोवा और सिक्किम। ODF+ गांव, देखिए ODF क्या होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। और ODF+ क्या होता है? तो ODF+ गांव को एक गांव के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखता है और साथ में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और दृष्टिगत रूप से साफ है। तो खुले में शौच मुक्त तो है ही, प्लस दूसरा वो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी सुनिश्चित करता है। स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य अपना इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आंसर है केरल। हाल ही में केरल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपना इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। इसे केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने लॉन्च किया। यह नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित होगा, NIRF पर यह आधारित होगा। केरल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू की है। देखिए, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है जो 2015 से चालू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो विभिन्न भारत के कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, इन सभी को रैंकिंग दी जाती है कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड पे कौन है, किस विश्वविद्यालय का इस साल परफॉर्मेंस कैसे रहा है। उसमें IITs आते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय आते हैं, इस तरीके के मतलब कॉलेज की रैंकिंग की जाती है, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है। तो ठीक उसी तरीके से
केरल भी अब रैंकिंग करेगा अपने कॉलेजेस की, विश्वविद्यालयों की इस तरीके से। KIRF केरल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का लक्ष्य राज्य में रैंकिंग प्रणाली के लिए एक अधिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण पेश करना है। अब ये जो रैंकिंग दी जाएगी ये 5 फैक्टर्स के आधार पर दी जाएगी। कौन कौन से घटक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन किसके आधार पर करेंगे? तो देखिए, एक तो होगा शिक्षण, एजुकेशन कैसा है वहाँ पे, सीखना और संसाधन किस तरीके से लर्निंग हो रही है, और रिसोर्सेज कैसे हैं वहाँ पर, ज्ञान प्रसार और अनुसंधान उत्कृष्टता, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता। बात की जाए केरल की तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की भाषा है मलयालम, यहाँ एक पर्व मनाया जाता है ओणम। केरल में है ओणम और तमिलनाडु में पोंगल होता है। इलायची की पहाड़ियाँ ये पाई जाती हैं केरल में, कार्डमम हिल्स जिसको हम लोग कहते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, मसालों का बागान। पोंगल होता है तमिलनाडु में, लेकिन अटुकल पोंगल होता है केरल में। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, किस संस्था ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के साथ मिलकर G20 टैक्स स्प्रिंट लॉन्च किया? तो ऑप्शन है नीति आयोग, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो आंसर है RBI। डिटेल्स देखते हैं। हाल ही में RBI ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर G20 टैक्स स्प्रिंट लॉन्च किया है। यह एक वैश्विक प्रतियोगिता है जिसमें 4 मई से लेकर के 4 जून तक आवेदन जा रहे हैं। और ये किस लिए है तो आगे देखते हैं। टैक्स स्प्रिंट सीमा पार भुगतान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रतियोगिता दुनिया भर के डेवलपर्स के लिए खुली हुई है, तो ये आवेदन कर सकते हैं जो डेवलपर्स हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाली एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। BIS वर्ल्ड का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। चलिए बात करें BIS की, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, मुख्यालय है बेसल स्विट्जरलैंड में। हम लोग बात करते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1934 को, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है 1934 के अधिनियम से। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर स्थापना हुई थी, तो इस आयोग का भी नाम हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, हिल्टन यंग आयोग। गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब बात करते हैं, एक उत्सव है मोनलम चैनमो उत्सव, मोनलम चैनमो फेस्टिवल। ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है। 5 दिवसीय उत्सव है जो कि वार्षिक होता है, एक साल में मनाया जाता है। लेह लद्दाख कोविड के कारण 3 साल से बंद था, लेकिन इस बार फिर से मनाया गया मोनलम चैनमो उत्सव। तो ये मनाया जाता है लेह लद्दाख में। वैसे किस लिए मनाया जाता है? तो विश्व शांति और खुशी को जाहिर करने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को मनाया जाता है, 12 मई को। चलिए अब लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। किस राज्य के द्वारा भारत के पहले स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया? तो आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा भारत के पहले स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया। भारत का पहला कौन सा ऐसा राज्य है जिसने चलने के अधिकार राइट टू वॉक को लागू किया है? तो ये है पंजाब। पंजाब ने चलने के अधिकार को लागू किया है, जिसके तहत पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक बनाया जाएगा और साइकिल चलाने वालों के लिए भी ट्रैक बनाया जाएगा। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है स्मृति ईरानी के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी योजना शुरू की गई है, ताकि आंगनवाड़ी में पोषण के साथ साथ बच्चे पढ़ भी सकेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश 2023 जारी किया गया। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है हरित सागर। ग्रीन पोर्ट या हरित पत्तन गाइडलाइंस 2023 जारी की गई, और इसका उद्देश्य क्या है? शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसका लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना। कॉर्पोरेट पेट्रोलिंग समन्वित गश्ती अभ्यास 2023, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ भाग लिया इसमें? तो आंसर है थाईलैंड। इंडो थाई कॉर्पेट, थाईलैंड। और भारत की तरफ से कौन सा जहाज़ गया? तो INS केसरी इसमें गया है। हाल ही में किस देश की अरब लीग में 12 साल के बाद वापसी हुई है? तो आंसर है सीरिया। सीरिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट है, सीरिया की अरब लीग में, मतलब सीरिया को अरब लीग में 12 साल के बाद फिर से एज अ मेंबर मान्यता मिल गई है। फिर से सीरिया 12 साल बाद सदस्य बन गया। हाल ही में किस राज्य में लिथियम के बड़े भंडार होने की खबर मिली है? तो आंसर है राजस्थान। राजस्थान में लिथियम के बड़े भंडार होने की खबर मिली है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये खबर सही साबित होती है तो भारत में 80%
लिथियम की पूर्ति हो जाएगी। किस मंत्रालय के द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और बात की जाए तुंगनाथ मंदिर की, जो कि उत्तराखंड में है, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा चुका है। तो हम लोग याद रखेंगे तुंगनाथ मंदिर, जो कि उत्तराखंड में है। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।